गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है 10th का एग्जाम है, ठीक है। और जो बच्चे आर्ट्स में को लेकर है ना, आर्ट्स में खासकर हिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हम उनका समस्या का समाधान करते हैं। और एक एक वीडियो समझिए, एक एक चैप्टर को कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देगा। बस अब वीडियो को देखिए, सारा कहानी आपको याद हो जाएगा। जब कहानी आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा चीज़ ही आपको बन जाएगा। देखिए, सबसे पहला चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। जान लीजिए, यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक क्या है बताइए? महादेश है। जैसे महादेशों की संख्या अभी वर्तमान में 7 महादेश है। कितने महादेश है? 7। पहला महादेश का नाम है उत्तरी अमेरिका। क्या नाम है? उत्तरी अमेरिका। दूसरा महादेश का नाम है दक्षिणी अमेरिका। पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका। तीसरा जो है यह है यूरोप महादेश। कौन सा महादेश है? यूरोप महादेश। यहीं पर सबसे पहले जान लीजिए औद्योगिकरण हुआ था, मशीनें से कहीं ना कहीं सामान बनना का शुरुआत हुआ था। यह जो महादेश है इसका नाम है अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश है? अफ्रीका महादेश, ठीक है। एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। और यह जो महादेश है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये इसी को बोलते हैं ओशनिया महादेश, ठीक है। और एक महादेश है जो बर्फ से ढका हुआ है, उस महादेश का नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका। तो जल्दी बताइए, महादेशों की संख्या कितना हो गया? 7। महादेशों की संख्या कितना है? 7। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है। तो महादेशों की संख्या कितना हो गया? 7। बाबू पहले 8 थे। यहाँ न्यूजीलैंड दिख रहा है ना, इसका नाम था जीलैंडिया, जिसका 90% भाग जमीन जो है डूब गया। 10% जमीन ही कहीं ना कहीं बचा हुआ है, ठीक है, जो आपको पढ़ना नहीं है। तो ठीक है, तो महादेशों की संख्या कितना है? 7 है। अब पहला चैप्टर का नाम है सर यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सर यूरोप में राष्ट्रवाद है मतलब यह यूरोप महादेश से संबंधित कहानी होगा। किस महादेश से संबंधित कहानी होगा? तो यूरोप से संबंधित होगा, ठीक है। और यूरोप में खासकर जानिए फ्रांस जो देश है ना, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, ये सब अगल बगल के जो देश है सर, यही का लड़ाई झगड़ा पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। और जान लीजिए सबसे पहले आपके सिलेबस में पढ़ना है फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़ना है? फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति से ही कहानी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पुनर्जागरण अपने देश के बारे में सोचने की शुरुआत किस जगह से हुआ था? फ्रांस देश से हुआ था। और बताइए फ्रांस कहां पड़ता है? तो यूरोप महादेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूरोप। तो उम्मीद करते हैं कि सर आपको कहानी समझ में आ गया। अब देखिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सर चैप्टर का शुरुआत करते हैं, पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहला ही बात जानिए कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ये जानिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या सर? देश के हित में सोचना, है ना, या देश के प्रति लगाव रखना, एक क्या होता है? राष्ट्रवाद। और जिस व्यक्तियों में ऐसा लगाव, ऐसा सोच रहता है सर, उस सारे व्यक्तियों को राष्ट्रवादी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवादी। इसका मतलब हर वो इंसान अपने देश से मोहब्बत करता है तो हर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी होता है, ठीक है। आज जो व्यक्ति अपने देश से मोहब्बत ना करे, समझिएगा सर, वो कहीं ना कहीं देशद्रोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशद्रोही। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्या आप देशद्रोही हैं कि राष्ट्रवादी हैं? ठीक है, कमेंट का इंतजार है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बस कमेंट जरूर करिएगा, हर वो बच्चे कमेंट करिएगा, है ना, जिससे कि हमें लगे कि सर हाँ, ये वीडियो जितने लोग देखे हैं तो कितने लोग अपने देश से, भारत देश से कहीं ना कहीं प्रेम करते हैं, ठीक है। ये सब चीज है। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, यहां पे आते हैं। सर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो अपने देश के प्रति लगाव की भावना को ही कहा जाता है राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति लगाव की भावना को ही क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, जब कोई इंसान कोई अपना फायदा देखे बिना, ठीक है, जब कोई इंसान जो है ना, बिना फायदा देखे हुए, एक मिनट रुक जाइए, जब कोई इंसान देखिए, जब कोई इंसान बिना अपना फायदा देखे हुए अपने देश के भलाई के बारे में सोचे, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपना फायदा भी उसको नहीं है लेकिन फिर भी अपने देश के बारे में, अपने देश के भलाई के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। और मानव में ऐसे भावनाओं को राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो उम्मीद करते हैं राष्ट्रवाद क्या है समझ में आ गया। तो बताइएगा, अपने देश के बारे में सोचना, यह क्या है? राष्ट्रवाद। बिन फायदा का, है ना, हर वो व्यक्ति अपने देश से मोहब्बत करता है, ठीक है, तो सारे व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब बताते हैं सर, ये देश के बारे में सोचने की शुरुआत जो हुआ, ये हुआ क्यों और हुआ भी तो किस देश से हुआ, इसके बारे में जानिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है सर, राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ, है ना। तो जो राष्ट्रवाद देश के बारे में सोचने का जो शुरुआत हुआ था, उसका कारण पहले जानिए, ठीक है। सर कारण यह था कि जानते हैं, जनता जिस देश में रहता था वहां का जो हेड मुखिया रहता था, वो सर कहीं ना कहीं क्या होता था, वहां का जो हेड मुखिया है, समझिएगा, वो राजा होता था और वह कहीं ना कहीं जनताओं को समझता नहीं था, ठीक है। और बताइए, जब जनताओं को नहीं समझता था तो जनता तो सर अपने देश से मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग राजा को भगाने के लिए हर वो कोशिश करेगा, ठीक है। और उसी कोशिश में समझिएगा यह कारण बन गया, है ना। तो राष्ट्रवाद का उदय होने का
सबसे मेन जो कारण है वह राजा का दुराचारी होना, राजा का निरंकुश होना, निरंकुश शासन, अपने बातों को ही मनवाना, ये सर होता है निरंकुश, ठीक है, ये बात होता है। और राजा जो होते थे वह चाटुकार होते थे, अपने ही बातों, अपने चाटुकारों के बीच में रहा करते थे, है ना, उनकी प्रशंसा किया करते थे, तो ये चीज है। तो राष्ट्रवाद का उदय का पहला कारण क्या है बताइए? तो राजा कैसे होते थे? दुराचारी या फिर क्या होते थे? निरंकुश, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आया तो किस महादेश में? यूरोप महादेश में आया, ठीक है। और बताइए वो भी किस देश में आया? तो फ्रांस में आया था। कहाँ आया था? फ्रांस में। सबसे पहले फ्रांस में समझिएगा राष्ट्रवाद की भावना आया था, याद रहेगा। किस महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश में। और ये भी याद रखिएगा सर ये कब हुआ था? 1789, 1789, कितना आसान है, एक के बाद एक, 789, ठीक है। तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस ही वो देश है जहां के लोग जानते सोचे कि देश हमारा है ना, हम राजाओं का गुलाम नहीं है, इसलिए जानते हैं अगर एक हो जाएंगे, सारे के सारे लोग एक हो जाएंगे तो कंफर्म है कि सर कहीं ना कहीं यहां से राजा को भागना पड़े। और यही हुआ कि फ्रांस का क्रांति 1789 में हुआ। और फाइनली राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां हुआ था? तो फ्रांस में। किस महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश में। क्यों हुआ? क्योंकि वहां जो सत्ता जिसके पास था, राजा जो था वह कैसा था? दुराचारी था, अत्याचारी था, निरंकुश था। कंप्लीट हो गया होगा, ये बात समझ में आया। अब बताइए राष्ट्रवाद जो उदय हुआ कहां बताइए? फ्रांस में। किस देश में सबसे पहले उदय हुआ था? तो फ्रांस में। समझ में आ रहा है? देखिए याद रखिएगा, तो राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो फ्रांस में हुआ और एक क्रांति के साथ हुआ। उस क्रांति का नाम है 1789 की फ्रांस की क्रांति। ये क्रांति हुआ कब? तो 1789। और जब हुआ भी तो किसके खिलाफ हुआ? राजा कौन था? राजा दुराचारी जो था, निरंकुश था, वो था कौन? तो उसके बारे में जान लीजिए। तो 1789 में क्रांति हुआ जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। और वहां का एक राजवंश चलता था, जैसे मगध, जैसे आपको पता होगा मुगल का एक राजवंश चल रहा था। मुगल में ही पढ़ना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपके सिलेबस नहीं पढ़े लेकिन नाम जानते होंगे। इनका एक पूरा वंशज होता है, हर वो व्यक्ति का एक अपना वंशज खानदान होता है। वैसे ही समझिएगा कि वहां पे फ्रांस में एक राजवंश था, उसका नाम था बुर्बो। क्या नाम है? बुर्बो, ठीक है। और बुर्बो राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था राजा लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। लुई 16वां ही वो व्यक्ति था, वह राजा था जो एकदम निरंकुश और अत्याचारी था, ठीक है। और फ्रांस की जनता बिल्कुल भी इनसे खुश है नहीं था। तो जल्दी बताइएगा कि फ्रांस का क्रांति कब हुआ? 1789 में हुआ था। कौन से वंश वहां राज कर रहे थे? बुर्बो राजवंश थे। राजा का नाम क्या था? लुई 16वां, ठीक है। इनकी शासन कैसी थी बताइए? तानाशाही शासन चलाते थे। और तानाशाही शासन में होता क्या है? तो राजा अपने ही बातों को मनवाता है लोगों से। क्या जनता बुर्बक है? जनता को समझ में आया कि देश हमारा है ना। तो राजा ऐसा क्यों काम करेगा? राजा वही काम करेगा जो जनता चाहेगा, ठीक है। और फाइनली हुआ क्या? तो पूरे के पूरे फ्रांस में क्रांति हो गया, उसी का नाम है फ्रांस की क्रांति। समझ में आ गया? तो बताइए सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहां आया था? यूरोप महादेश में, ठीक है। किस देश में हुआ बताइए? तो फ्रांस देश में हुआ था। एक क्रांति के साथ हुआ, उस क्रांति का नाम है 1789 की फ्रांस की क्रांति। कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं जब क्रांति हुआ राजा खिलाफ, राजा का नाम क्या था? लुई 16वां। जब राजा खिलाफ हुआ था तो क्रांति के समय क्या क्या ऐसा काम किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रांति के समय जो काम किया गया था उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया था। सामूहिक भावना का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग वहां का नेता बन गए, ठीक है। उन्होंने सोचा क्या कि सर सारे के सारे जनता हमारे साथ कैसे काम करेगा, सबको समूह या एकता कैसे होगा, ठीक है। तो सभी लोगों ने, जो पढ़े लिखे इंसान थे, वहां जाते थे और सभी पढ़े गांव के लोगों को समझाते थे कि देखिए ये देश हमारा है, समझ के बात है, ठीक है। ये जमीन जो है आपके पूर्वजों का है, लेकिन जमीन जानते हैं राजा हड़प कर रख लिया, क्या आपको जमीन नहीं चाहिए? और ऐसा ऐसा जब बात बोला गया तो सबको लगा करे भाई जमीन हमारा पूर्वजों का है, राजा हड़प के रखा हुआ, हम किसी को गुलामी क्यों करें, ठीक है। और यही कारण से जानते सब लोग को लगा कि हमारा दर्द तो एक ही जैसा है। पहला व्यक्ति बोला कि हमारा भी जमीन हड़प लिया, दूसरा व्यक्ति बोला कि राजा हमारा भी जमीन हड़प लिया, और सबका दुख दर्द एक जैसा ही हो गया, ठीक है। तो जानते वहां पर सामूहिक एकता बन गया और सभी लोग बोला गया कि सबका दुख दर्द एक है, और सामूहिक एकता बनाने के कारण वहां से राजा को भागना पड़ा, ठीक है। तो क्रांति के समय कौन कौन काम किया गया था? तो सबसे पहला काम किया गया था कि समूह में कहीं ना कहीं एकता को, भावनाओं को बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या? पितृभूमि, खासकर जो कहीं ना कहीं खानदान का जमीन है जो राजा हड़प लिया है, उस भूमि को लेकर जानते हैं नागरिकों का कारण बनाया गया। क्योंकि सर हर वो व्यक्ति को, फ्रांस के हर वो व्यक्ति को क्या चाहिए था? भूमि चाहिए था, अपना जमीन चाहिए था, और वैसा जमीन जो कहीं ना कहीं उसके पूर्वजों का था, ठीक है। इसी कारण जानते हैं सर कहीं ना कहीं वो सब एक हो गया। आगे देखिए, समान झंडा बनाए। उनका का नाम क्या था कि हम अलग अलग कहीं ना कहीं झंडा के अंदर क्यों रहे, ठीक है। हमारा देश का एक अलग एक ही झंडा होगा, ठीक है, और उसी के नीचे पूरा का पूरा फ्रांसीसी रहेगा। और ऐसी ऐसी भावनाओं जान लीजिए पूरे फ्रांस में जनताओं के बीच में आ गया। और अब बताइए जब पूरे जनताओं के बीच में
में आ गया तो बताइए वहां का जनता एक होगा कि नहीं होगा? होगा। और जैसे ही एक हो गया तो कंफर्म है कि फ्रांस की क्रांति हो गया बाबू। जो कब हुआ? 1789। किस राजा के खिलाफ? तो लुई 16वां खिलाफ। किस वंश का था? बोर्बो राजवंश का था, ठीक है। और ये फ्रांसी के मतलब फ्रांस की क्रांति के समय किया गया क्या क्या काम था, ये सवाल पूछेगा तो ये आंसर करिएगा। अब अगला देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्रांति के बाद किए गए काम क्या हुआ। जब क्रांति हो गया, वहां के राजा को हटना पड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो जान लीजिए वहां राजपाट चलता था, राजा का बेटा राजा बनता था, वही चलता था। लेकिन अब वहां का जो व्यक्ति राजा बना सर वह जनता का प्रतिनिधि था। मतलब समझिएगा वहां लोकतंत्र का स्थापना हो गया फ्रांस में। और जान लीजिए वहां जनता का प्रतिनिधि कहीं ना कहीं राज करना शुरू कर दिया। और किस देश की बात बता रहे हैं? फ्रांस की, ठीक है। और आगे देखिए एक नया संविधान बनाया गया सर उस देश के लिए, फ्रांस के लिए, ठीक है। और देखिए संविधान का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा किताब जिनकी सहायता से देश में पूरे शासन प्रशासन को देखा जाता है, ठीक है। जैसे भारत में भी जानते हैं कहीं ना कहीं संविधान लागू हुआ है। वो हुआ कब है? 26 जनवरी 1950 को। और उसी किताब के देख रेख या उसी किताब में जो नियम कानून बने हुए हैं उसी के अनुसार अपना पूरा देश चल रहा है, ठीक है। और देश में क्या जनसंख्या कम है? नंबर 1 पर सर पूरे दुनिया का जनसंख्या है सर अपने भारत का, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो जब फ्रांस की क्रांति हुआ कब? 1789 में। कौन सा राजा हटाया गया? तो जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। सॉरी, राजा का नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। और इसको जानते हैं हटाया गया। और वहां पर जो राजा बना वह जनता का राजा बना, जनता का प्रतिनिधि बना। और एक नया संविधान बना। उस संविधान देखिए एक नया संविधान बना। तो संविधान का मतलब क्या होता है कि ऐसी किताब है जिसकी सहायता से देश में शासन प्रशासन चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब क्या हुआ? तो सर जान लीजिए संविधान को देश का रीढ़ कहा जाता है। जैसे इंसान का अगर रीढ़ न रहे तो वह टुघल जाएगा किधर हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है उसको है। इसी प्रकार जानते सर देश का संविधान, देश जो रीढ़ होता है उसे कहते ही किसे हैं? तो संविधान को। इसीलिए किसी भी देश में जानते हैं संविधान का होना बहुत जरूरी है। और जान लीजिए संविधान के अनुसार सबको एक जैसा समान अधिकार मिलता है, ठीक है। और वहां पे सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था का मतलब समझिएगा कि वह व्यवस्था जिसमें जमींदारी प्रथा चलता था, जमींदारों का जमीन होता था, ठीक है। वह जमींदार हम लोग को कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर बनाकर खटवाते थे। तो सारे व्यवस्था खत्म हो गया, हर वो व्यक्ति का अपना अपना जमीन हो गया, ठीक है। आगे देखिए वहां पर एक पद था, उस पद का नाम था स्टेटस जनरल। क्या नाम था? स्टेटस जनरल। इसके जगह पे एक नया पद बनाया गया, उसका नाम है नेशनल असेंबली। क्या बनाया गया? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली जान लीजिए इसमें जो लोग भी बैठते थे समझिए वह जनता का प्रतिनिधि होते थे, जिसे जनता ने चुना हुआ है। उसे हम कहीं ना कहीं आप सांसद कह सकते हैं या उसी को आप विधायक कह सकते हैं। और बताइए इसका चुनाव कौन कराता है? तो जनता कराता है। लेकिन पहले स्टेटस जनरल जो था समझिएगा इनाम का सिर्फ स्टेटस में अच्छे लोग थे, लेकिन सब राजा के चाटुकार होते थे। मतलब राजा कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर बोलने वाले लोग होते थे, ठीक है। तो ये चीज हुआ। आंतरिक अब लिखा हुआ क्या? वहां पर जब संविधान लागू हो गया है ना, क्रांति के बाद और क्या काम हुआ? तो आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग जा रहे थे तो वहां जो टैक्स लगता था अब उस टैक्स को भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया, ठीक है। नाप तौल की नई पद्धति लाई गई, ठीक है। नापने तोलने का बत्ती लाया गया, क्योंकि उस समय राजा का जब शासन था तो कहीं बंटवारा कम था तो कहीं ज्यादा था, ऐसा हालात था। इसीलिए एक जैसा ही बंटवारा का उपयोग किया गया। और ये सब किस देश की कहानी पढ़ा रहे हैं आपको? फ्रांस के बारे में। और ये सब कब हुआ? जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हो गया तब, ठीक है। राजा हट गए, ठीक है। और एक समान कर लगाया गया, गरीब हो या अमीर हो सबको एक जैसा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और वहां का एक भाषा सबसे प्रसिद्ध भाषा बन गया, उस भाषा का नाम है फ्रेंच। क्या नाम है? फ्रेंच। और आपको बताओ फ्रांस में कौन सी भाषा चलती है? फ्रेंच। और फ्रेंच को जानते हैं राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, ठीक है। और जान लीजिए वहां पर एक राष्ट्रगान भी प्रसिद्ध हुआ। कहां पे? फ्रांस में। उस राष्ट्रगान का नाम है मर्सीले। क्या नाम है? मर्सीले। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रगान का नाम क्या बताइए? मर्सीले। और फाइनली देखिए 1793 में, ठीक है, 1789 में क्रांति हुआ सर। 4 साल के बाद 1793 में लुई 16वां को जानते एक चौराहे पे ले जाकर वहां गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दिया गया, ठीक है। और पूरे इस बात को पूरा दुनिया जान गया। और जब पूरा दुनिया जान गया, फ्रांस के अगल बगल पड़ोसी जान गया, तो लगा क्या कि अरे बाप रे, वो अपने जब राजा को हटा सकता है तो हम क्यों नहीं हटाएंगे। और ऐसी भावनाओं जिस देश में पैदा हो गया वो सारे भावनाओं को ही तो कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहां आया था? फ्रांस में। कहां आया था? फ्रांस में, है ना। बताइए किस राजवंश के प्रति? बोर्बो राजवंश का। राजा कौन था? लुई 16वां, ठीक है। चलिए आगे देखिए
अब बताते हैं राष्ट्रवाद की विकास में सहायक तत्व क्या क्या था। जब राष्ट्रवाद की भावना चल रहा था तो उसमें कौन कौन सा ऐसा तत्व है जो बहुत ज्यादा वहां पर कहीं ना कहीं अच्छा काम किया, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि सर कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होगा, ठीक है। ये जो कुलीन वर्ग जो का था सर, इसका सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत क्या हो गया, प्रभावी होगा, ठीक है। मध्यम, इसी समय जानते हैं सर मध्यम वर्ग का भी क्या हुआ, उदय हुआ, मिडिल क्लास के लोग का उदय हुआ, ठीक है, क्योंकि राजा सबको शोषण किया करता था, ठीक है। आगे देखिए और समझिएगा कि लिखा हुआ क्या है कि सर रूमानीवाद द्वारा क्या किया गया, प्रचार किया गया। रूमानीवाद का मतलब क्या होता है, तो पुरानी व्यवस्था, सभी जानते हैं, सभी लोगों को कहा गया कि देखिए आपके दादा परदादा कितने अच्छे थे, उनका अपना जमीन था, ठीक है, और वो कितने अच्छे से राज किया करते थे, वो जिसको चाहते थे उसको राजा बनाते थे। लेकिन आज हम लोग को जो राजा है कितना अत्याचारी है, कितना निरंकुश है, ठीक है। और फाइनली जानते हैं इसके कहने पर जानते हैं जब लोगों को लगा क्या हमारे पूर्वज कितने अच्छे से जिंदगी जिया करते थे, और सब लोग जानते सोचा कि हम पुराने जैसा जैसा व्यवस्था चलता है वैसे ही हम चलाएंगे, ठीक है। और वह पुरानी व्यवस्था शुरुआत हो गया, उसी का नाम क्या बताइए, रूमानीवाद, और रूमानीवाद का प्रचार हुआ। ये सब राष्ट्रवाद के विकास में बहुत सहायक तत्व थे, ठीक है। इसमें अमीरों का भी दबदबा था, तब तो कहा गया कुलीन वर्ग, ठीक है। कुलीन वर्ग में वैसे लोग जो कहीं ना कहीं जनता के प्रति सोचते थे, ठीक है, तो वैसे लोगों का भी दबदबा था, ये चीज था। अब हम बताते हैं उसी में उदारवादी लोग कैसे थे। उदारवादी का मतलब क्या होता है समझिए, देखिए लिखा हुआ क्या कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता पर बल देते हैं। इनका नाम क्या है कि व्यक्ति, हर वो देश का व्यक्ति स्वतंत्र रहे, है ना, हर वो व्यक्ति देश का स्वतंत्र रहे, ठीक है, हर वो व्यक्ति देश में क्या रहे, स्वतंत्र रहे, और कानून जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए, ठीक है। तो कानून के समक्ष एकदम समानता पर बल दिया गया। एक कैसे लोग होते हैं उदारवादी, ये ऐसे लोग होते हैं जो इनका नाम क्या है कि देश में हर वो व्यक्ति स्वतंत्र रहे, कोई किसी का गुलाम न रहे, ठीक है, और कानून के समक्ष सब लोग कहीं ना कहीं समान रहे। और उदारवादी वैसे लोग होते हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं, और इनका नाम है कि अगर तुम हमें मारोगे तो हम भी तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। मतलब लड़ाई झगड़ा पर विश्वास ज्यादा किया करते हैं, और लड़ाई झगड़ा के दम पर समझिएगा ये कहीं ना कहीं देश में क्या लाना चाहते हैं, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष क्या समानता लाना चाहते हैं। आगे देखिए, निरंकुश राजतंत्र का विरोधी, समझिएगा निरंकुश राजतंत्र का विरोधी होते हैं, एक कतई नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में राजतंत्र भी हो तो वह कैसा हो, तो निरंकुश, ठीक है। ये चाहते हमेशा क्या है, तो संविधान देश में होना चाहिए, ठीक है, और प्रतिनिधि का सरकार होना चाहिए। प्रतिनिधि का सरकार का मतलब क्या हो गया, वह वैसा व्यक्ति राजा बने, ठीक है, वैसा व्यक्ति देश को चलाए जिसे जनता ने चुना है ना। और ऐसे विचार के लोग होते हैं क्या, कौन लोग बताइए, उदारवादी लोग, ठीक है। आगे देखिए, निजी संपत्ति की सुरक्षा, मुक्त व्यापार ये लोग चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं क्या है कि हर वो व्यक्ति का अपना संपत्ति होना चाहिए, ठीक है, और व्यापार जो लोग करे उसको टैक्स देना ना पड़े। तो ऐसे विचार के लोग थे, कौन बताइए, उदारवादी लोग। आगे देखिए, प्रेस की आजादी, मीडिया वाले की आजादी। पहले क्या था, मीडिया वाली मतलब मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगता था। सेंसरशिप का मतलब क्या हुआ, राजा जो चाहेगा वही उसमें लिखवाएगा, ठीक है। तो जो लोग कहीं ना कहीं समाचार पत्र को लोग पढ़ते थे तो लगता क्या था कि राजा कितने अच्छे हैं, लेकिन सर वो तो बाहरी भाग था, है ना, लेकिन अंदर की भाग कहा जाए बहुत निरंकुश थे, है ना। इसीलिए सर कहा गया कि मीडिया वाला को आज़ादी बहुत जरूरी है। और आपको पता होगा वर्तमान समय की बात कहा जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 का फर्स्ट के तहत, 19 के फर्स्ट के तहत समझिएगा संविधान में के किसकी आज़ादी मिला हुआ है बताइए, प्रेस की आज़ादी। किसकी आज़ादी है बताइए, प्रेस की आज़ादी। समझ में आ गया होगा। तो ये कौन लोग थे बताइए, उदारवादी लोग। अब हम पढ़ाते हैं आर्थिक उदारवादी क्या होते हैं। समझिए एक टॉपिक जिसका नाम है आर्थिक उदारवादी क्या है, तो मुक्त व्यापार के पक्षधर। इनका नाम क्या है कि व्यापार जो होना चाहिए, ट्रेड जो होना चाहिए एकदम फ्री में होना चाहिए, टैक्स लगना नहीं चाहिए। और व्यापार में राजकीय नियंत्रण का विरोधी होता है। इनका नाम क्या है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार को टैक्स चाहिए भी तो बस वो एक बार बोले कि हमें टैक्स कितना चाहिए, वो बात बात पर हर महीने या हर दिन कहीं ना कहीं नियम कानून न लगाएं। मतलब इनका नाम क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सरकार का रोरा मतलब अरोरा या कहीं ना कहीं रोरा न लगाए, ठीक है। तो यही कहा गया, व्यापार में राजकीय नियंत्रण का विरोधी ही लोग होते हैं, ठीक है। ये कैसे लोग होते हैं, आर्थिक उदारवादी, मतलब ऐसे लोग जो व्यापार चाहते हैं कि फ्री में हो। दूसरा क्या, व्यापार में राजकीय नियंत्रण का क्या होगा, विरोधी। अब हम बताते हैं एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये जालवे राइन क्या था, समझिएगा जालवे राइन क्या था। तो जालवे राइन समझिएगा कि प्रसा के द्वारा, एक जानते हैं फ्रांस का ही एक पड़ोसी देश जिसका नाम प्रसा, क्या नाम है, प्रसा। तो प्रसा के द्वारा 1834 में बनाया गया एक शुल्क संघ था,
है ना, शुल्क संघ कहिए या आप ऐसे कहिए व्यापारियों का एक मिट मतलब कहीं ग्रुप था, है ना, संघ था। तो समझिएगा कि प्रसा के द्वारा 1834 में बना था, याद रखिएगा। जालवे रैन कब बना? 1834, है ना, बनाया गया एक शुल्क संघ था। व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा किया करता था, व्यापारियों के बारे में सोचने के लिए एक संस्था बना, उसका नाम क्या है? जालवे रैन, ठीक है। और व्यापार के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया था, कौन बताइए? जालवे रैन। इनका नाम क्या था? इस संस्था के अनुसार बस राजा बोल देवे कि उसे साल भर में या महीने का कितना पैसा चाहिए, हम क्या काम कर रहे क्या नहीं कर रहे उसे कोई मतलब है नहीं था, ठीक है। एक कौन था संस्था? जालवे रैन। अब बताते हैं रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना कैसे हुआ। अब थोड़ा सा एक कहानी समझिए यहाँ पे, ठीक है। जब इतना कुछ अच्छा घट रहा था फ्रांस में, तो फ्रांस का जनता तो बिल्कुल खुश होगा, है ना, क्योंकि सर जिस राजा को चाहा उसने कहीं ना कहीं हटा दिया, हटाया ही नहीं सर, सार्वजनिक जगह पे लोगों के सामने सर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो बताइए वहां का जनता खुश होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। और पता है इस सब काम जो करवा रहा था, तो इसके पीछे एक जानते हैं व्यक्ति था, ठीक है। मतलब जितना कुछ कहीं ना कहीं घटना घट रहा है कहाँ पे? फ्रांस में, तो इसके पीछे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ही जानते सारा का सारा काम करवा रहा था। और नेपोलियन बोनापार्ट जानते हैं वो कहीं ना कहीं राजा को मरवा दिया जिसका नाम था जार निकोलस, सॉरी, जिस राजा का जो नाम था उसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां, लुई 16वां, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय जो बार बार बोल रहे हैं ना, वो रूस की क्रांति के बारे में पढ़ना, सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका मतलब समझिए अभी तक जो भी हम घटना बढ़ाएं इसमें सबसे मेन लीडर जो था सर वह था ही कौन बताइए? नेपोलियन बोनापार्ट। तो थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। सर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट जान लीजिए सर 1799 में समझिएगा ए डायरेक्टरी का शासन समाप्त करके सत्ता पर एक खुद काबिज हो गया, मतलब ये सत्ता इसी के हाथों में चला गया था। इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। राजा तो मारा गया, जब राजा मारा गया तो समझिएगा वहां पर जनता का शासन चल रहा था, और जनता भी जानते इसी के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि सबसे पहले जानते जनताओं को अगर कहीं ना कहीं मनबर बनाया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। सर नेपोलियन बोनापार्ट ही वही व्यक्ति है जो सबसे पहले राजा को हटाने के लिए हर वो कोशिश किया और फाइनली राजा हट भी गया, ठीक है, ये चीज है। और यह सत्ता पर खुद हो गया। और 1804 में फ्रांस का क्या बन गया? राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। कौन बन गया? नेपोलियन बोनापार्ट। और 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ। नेपोलियन संहिता क्या हो गया? तो नेपोलियन कुछ नियम कानून को कहीं ना कहीं लागू करवाया था पूरे देश में, इसी को कहा गया नेपोलियन संहिता। तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 में। और बताइए फ्रांस का सम्राट कब बना? बताइए नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में, ये चीज था, ठीक है। अब बताते हैं कि सर राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान था। आपको तो बताएं कि फ्रांस में जो कुछ भी अच्छा घटना हुआ सर इस सब में योगदान किसका? बताइए नेपोलियन का, ठीक है। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना भी आया तो वह किसके कारण आया? नेपोलियन के कारण, ठीक है। इसने विशेषाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बोला कि विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार कहा गया वीआईपी नाम ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इसने कहा कि विशेषाधिकार को समाप्त करिए, है ना, और आर्थिक असमानताओं को दूर करिए। एक ही देश में कोई आदमी अमीर है और कोई गरीब है, ऐसा कैसे संभव होगा, ठीक है। जानते हैं इस सब को दूर करने का कोशिश किया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, जो किस देश का राजा बन गया? फ्रांस का बन गया, ठीक है। और बताइए कब बना? 1804 में बन गया। आगे देखिए, इसी का नाम था कि कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा उसको कहीं ना कहीं सजा नहीं मिलेगा और जिसके पास पैसा नहीं है उसको सजा मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यातायात और संचार व्यवस्था में कहा सुधार के, कहा कि देश को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो यातायात सुविधा अच्छा करिए और संचार कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और आज भी बोलते हैं किसी भी देश को अगर बहुत आगे जाना है तो यातायात की सुविधा बहुत अच्छा होना चाहिए और संचार, खबरें इधर से उधर बहुत जल्दी पहुंचे, तभी जाकर कुछ हो सकता है। आगे देखिए लिखा हुआ क्या है? समान शुल्क लगाया। बोला कि सर हर एक नागरिकों को एक जैसा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बोला क्या? समान नाप तौल की प्रणाली होनी चाहिए और एक मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने के लिए प्रयास किया। कहा कि देश एक है तो यहाँ झंडा भी एक होगा, पहली बार, ठीक है। और यहाँ जो मुद्रा भी चलेगा वो भी एक चलेगा। जैसे तिरंगा झंडा, सर देश भारत देश के लिए एक ही मतलब कहीं ना कहीं झंडा है, उसका नाम है तिरंगा झंडा, ठीक है। और बताइए भारत में एक ही मुद्रा चलता है, उसका नाम क्या है? रुपया। क्या डॉलर चलता है भारत में? नहीं ना। यही बात सर नेपोलियन कहा था। और किस देश में कहा रहा था? फ्रांस में। ये सारे अच्छे चीज कहाँ हो रहे थे? फ्रांस में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि सर सामंती व्यवस्था, बोला कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करो
और किसानों को भूदास से मुक्ति करो। वैसा किसान जो कहीं ना कहीं भूमि का स्वामी है ना, कहीं ना कहीं भूदास से क्या करो, मुक्ति करो। मतलब जिसके पास कहीं ना कहीं भूमि नहीं है, समझिएगा, वो दास जो बना हुआ, जो गुलाम बना हुआ उस भूमि का, अब उसे मालिक बनाना चाहिए। भूदास मतलब भूमि का गुलाम या भूमि का नौकर, लेकिन अब इसे भूस्वामी बनना चाहिए, है ना। जो किसान जिस जमीन पर खेती बाड़ी कर रहा है वो वहां का जानते हैं मालिक बनेगा। ये बात कौन कहा बताइए, तो नेपोलियन ने कहा, ठीक है, ये चीज था। और शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार करने की कोशिश किया, कौन, नेपोलियन, ठीक है। और धार्मिक सुधार और चर्च की संपत्ति पर जब्त किया। बोला क्या कि जानते हैं कहीं ना कहीं जो राजा बनते हैं उसकी सारी ज्यादा संपत्ति जो है वह चर्चों में होता है, ठीक है। इसलिए बोला क्या कि चर्च के संपत्ति को जब्त करो और सारे गरीबों के बीच में बांट दिया करो, ठीक है। और बोला कि धर्म में सुधार करो, क्योंकि पहले के जो राजा थे उनका कहना क्या, जबरदस्ती आपको ईसाई धर्म को मानना पड़ेगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बनता है ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मन करे सर उस धर्म को मानिए, ठीक है। मतलब इतना अच्छा अच्छा जो काम हो रहा था वह किसके कारण हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो जल्दी बताइए नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित है। कौन सा क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। समझ में आ गया होगा। अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखिए, उदारवादी क्या है, आर्थिक उदारवादी क्या है, जालवे रानी क्या है पढ़ा दिए, रूढ़िवाद क्या है ये पढ़ा दिए थे। अब यहां से कहानी को समझिएगा, ठीक है। यहां से लिखा हुआ है कि सर अभी हम बताएं, देखिए रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है। रूढ़िवाद का मतलब होता है पुराना व्यवस्था को फिर से लागू करना, या क्या होता है, रूढ़िवाद। क्या होता है, रूढ़िवाद, ठीक है। तो जब सन देखिए 1804 में कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना हुआ था, बाद में नेपोलियन बोनापार्ट यहां से चला गया, ठीक है। तो जब 1815 का समय आता है तो एक युद्ध होता है जो आपको याद करना, उस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। क्या नाम है, वाटरलू का युद्ध। जो जान लीजिए सर बहुत सारा देश एक तरफ था, लगभग 5 देश एक तरफ था और नेपोलियन का सेना एक तरफ। और फाइनली यह हुआ कि नेपोलियन हार गया, समझ गए। और बताइए पांचों का पांचों देश जीत गया, ठीक है। और समझिएगा पांचों देश था कौन, इसके बारे में आपको बताएंगे, है ना। 5 नहीं सॉरी 4 ही देश थे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। यही 4 देश था जो कहीं ना कहीं एक वाटरलू का युद्ध करवाया था। तो एक तरफ से चारों देश, ऑस्ट्रिया, फिर क्या है, ब्रिटेन और रूस और प्रसा, और एक तरफ से सर नेपोलियन था। और नतीजा यह निकला कि एक तरफ सेना ज्यादा था, एक तरफ सेना कम था, और नेपोलियन कहीं ना कहीं हार गया और इसको बाद में मार दिया, ठीक है। और ये चारों देश कहा क्या कि अब फिर से पुरानी व्यवस्था लागू होगा। वह कहाँ लागू होगा, तो बताइए सर वह लागू होगा किस देश में लागू होगा, फ्रांस में। कहाँ लागू होगा, फ्रांस में। और फ्रांस में पहले फ्रांस की क्रांति हुआ था। और जान लीजिए कि सर वहां के जो राजा बने हुए थे लुई 16वां बने हुए थे। कौन बने थे, लुई 16वां। लेकिन सर जानते हैं लुई 16वां को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया था, राजा नेपोलियन बना था, और नेपोलियन को भी हटा दिया गया और वह 4 देशों को मिलकर हटाया गया, ठीक है। और उसके बाद है पूरे के पूरे फ्रांस में एक व्यवस्था आया, उस व्यवस्था का नाम है रूढ़िवाद। क्या नाम है, रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद का स्थापना हुआ और एक युद्ध के बाद उस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। क्या नाम है, वाटरलू का युद्ध हुआ। और वाटरलू का जो युद्ध हुआ वह हुआ कब, 1815, ठीक है। और जान लीजिए वाटरलू का जब युद्ध हुआ तो इसमें नेपोलियन हार गया और एक संधि हुआ, उस संधि का नाम है वियना की संधि। क्या नाम है, वियना की संधि। उस युद्ध का नाम क्या था, वियना की संधि। और वियना का संधि जो हुआ वह हुआ कब, 1815। किस युद्ध के बाद हुआ, वाटरलू। कौन सा युद्ध में बताइए नेपोलियन हार गया, वाटरलू का युद्ध, ठीक है। अब पढ़ाते हैं वियना का संधि क्या है, इंपॉर्टेंट है भी, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वियना का संधि हुआ कब, 1815 में, ठीक है। और यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। वियना का संधि, वियना इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सर यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जिसमें 4 देश, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। याद करिए, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। याद हुआ, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ठीक है। समझिए ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा 1815 में एक संधि करवाया और जो नेपोलियन के साथ करवाया, ठीक है। और कहा गया नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलाव को समाप्त करने का प्रयास तथा पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापना करने का। मतलब समझते हैं, जो नेपोलियन अच्छा अच्छा काम जनताओं के हित के लिए किया था उस सारे व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं क्या किया, तो खत्म किया गया। और किस संधि में क्या किया गया, तो वियना के संधि में किया गया। वियना का संधि हुआ कब था, 1815। वियना का संधि कब हुआ था, 1815 में हुआ था। और बताइए इसका नाम वियना का संधि क्यों पड़ा, क्योंकि यह जो संधि हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, है ना। कब हुआ, 1815
में हुआ था। बताइएगा सर कौन सा युद्ध के बाद हुआ था? वाटरलू का युद्ध के बाद हुआ था। इसमें बताइए नेपोलियन के द्वारा जो भी अच्छे काम किए गए थे वो सारे काम को बदलाव कर दिया गया। और फाइनली समझिएगा कि सर कहीं ना कहीं ये जो फ्रांस देश था फिर से चारों के चपेट में आ गया। ठीक है, क्या क्या नाम? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। अब आगे यहां से देखिए लिखा हुआ वियना के संधि के लिए क्या क्या निर्णय लिया गया। वियना का जब संधि हुआ 1815 में तो हुआ क्या? ठीक है, याद रखिएगा। तो वियना का संधि जब 1815 में हुआ तो हुआ क्या इसमें और क्या क्या निर्णय लिया गया? तो पहली बात कहा गया कि जीते गए क्षेत्रों को लौटाने को कहा गया। कहा कि नेपोलियन जिस जगह को पहले किसी को हड़प लिया है उस सारे क्षेत्रों को वापस करो। ठीक है, पहली बात कहा गया है ना। दूसरा क्या? फ्रांस को चारों तरफ से एक नए राज्यों से क्या कर लो? घेर लो, जिससे फ्रांस का डेवलपमेंट ना हो। आगे देखिए, मतलब बीच में फ्रांस इसके चारों पट्टी लोगों को जानते देशों को जोड़ लीजिए, है ना, और वह घेर कर रखिए जिससे फ्रांस का डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, आगे देखिए, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना किया गया, प्रयास किया गया। ठीक है, नेपोलियन कहीं ना कहीं जिसको हराया है, जिस देश में जिसको हराया है वो जानते फिर से उसी वंश का एक राजा बनना फिर से शुरू हुआ। जैसे एग्जांपल सर फ्रांस में पहले था ना लुई 16वां, क्या नाम था? लुई 16वां किस देश का था? फ्रांस का। तो नेपोलियन तो सर हार गया, अब हार गया तो फिर से फ्रांस का राजा बनता है लुई 18वां, उसी वंश का बना जिसका नाम क्या? लुई 18वां। लेकिन लुई 18वां लुई 16वां से थोड़ा अच्छा था। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि इटली की मेटरनिख ने, अच्छा इटली में जो व्यक्ति, इटली की मेटरनिख ने कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया था। इटली को जानते हैं? मेटरनिख समझिएगा, इटली एक देश था। ठीक है, तो इटली को जानते हैं? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर का नाम था मेटरनिख। क्या नाम है? मेटरनिख। जो कहाँ का था? इटली का। कहाँ का था? इटली का। और जान लीजिए इटली का था, और इटली का जानते हैं सर कहीं ना कहीं यह मेटरनिख था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था। ठीक है, यह पूरे इटली को कई छोटे छोटे भागों में कर दिया। बोला कि जब तक ये लोग साथ में रहेंगे तब तक अच्छे से राज हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसे बांटना बहुत जरूरी है। और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में कर दिया था। सर किस देश को किया? इटली को कर दिया। किसने किया? ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसका नाम क्या है? मेटरनिख। अब हम पढ़ते थे सर मेटरनिख युग क्या है। सर मेटरनिख युग एक ऐसा युग है जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख के द्वारा चलाया गया था। और समझिएगा ये पूरे के पूरे यूरोप में राज किया करता था। और इसका नाम क्या है कि नई व्यवस्था कुछ नहीं होनी चाहिए, जैसे पुराने व्यवस्था पर लोग चल रहा है चलने दो। ठीक है, अगर नई व्यवस्था बदलाव कुछ करना ही नहीं है ना। अगर कोई कहे कि नई व्यवस्था लाओ, नया कुछ लाओ, तो उसे कहीं ना कहीं पहले ही विद्रोह करने से पहले ही उसे मरवा दो। ऐसी व्यवस्था चलाया था कौन? मेटरनिख। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मेटरनिख व्यवस्था क्या था। तो देखिए लिखा वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सर पहले जान लीजिए सर मेटरनिख, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। और घोर प्रतिक्रियावादी था और क्रांति के संदेशों को कट्टर विरोधी था। इसका नाम है अगर हमारे खिलाफ, हमारे शासन के खिलाफ कोई विद्रोह करने का थोड़ा सा सोचा भी तो उसे कन्फर्म उसे मार दिया जाएगा। और पूरे के पूरे जानते हैं कहीं ना कहीं चौराहे पर लाकर जानते हैं सभी के सामने फांस दिया करता था। ठीक है, और वियना का संधि अभी बताएं, वियना का संधि कब हुआ? 1815 में। अच्छा बताइए 1815 में हुआ। तो आपको अभी बताएं, अभी ये भी बात किया। ठीक है, क्योंकि उस समय नेपोलियन क्या हो गया था? हार गया था। तो वियना के संधि के बाद एक व्यवस्था कायम किया, है ना। और शासन, और इसी ने कहा था, मतलब मेटरनिख नहीं कहा था कि शासन करो किसी भी देश में, लेकिन वहां कोई परिवर्तन न होने दो। ठीक है, इसका क्या नाम है? एकदम जितना जैसे शासन करना है करो, लेकिन उस देश में कुछ भी तनिक भी परिवर्तन ना करो, जैसे चल रहा है उसको चलने दो, वहां के लोग मर रहे हैं तो मरने दो। ठीक है, और इस व्यवस्था को कहा गया मेटरनिख व्यवस्था। क्या कहा गया? मेटरनिख व्यवस्था। अब आप याद करिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर मेटरनिख युग कब से कब तक चला था? तो 1815 से 1848। कब चला? 1815 से 1848। याद रखिएगा 1815 से चला, 1848 चला था। ठीक है, और उसे कहा गया मेटरनिख व्यवस्था। कंप्लीट हो गया। अब देखिए बताते हैं यहाँ से आगे हम लिखा हुआ है कि 1815 से 1848 तक के समय को मेटरनिख युग कहा जाता है। इसमें कहा गया क्रांति के सिद्धांतों को रोकने का यथासंभव प्रयास किया जाए। ठीक है, इसने कहा कि अगर तुम किसी देश में, कोई राजा को कहता था, अगर तुम्हें किसी देश में अच्छे से राज करना है तो तुम वहाँ क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर लो। तो तुम कोशिश करो कि अखबार में जो कुछ बातें छपती है तुम बस तुम्हारे इशारों पर छपना चाहिए। ये चीज़ पुस्तक में जो कुछ कहानियां बताई जाएगी वो तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, कहीं तुम्हारा जो मन होगा वही कहानी किताबों में छपेगा। ठीक है, नाटक जो देश में दिखाया जाता है वो सर कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ होना नहीं चाहिए। ठीक है, गीत संगीत भी जो कहीं ना कहीं गाए जाते हैं वो ऐसा गीत संगीत राजा के विरोध में नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि राजा के सपोर्ट में होना चाहिए। अगर इस सब पर सेंसरशिप लग गया तो सर ऐसी व्यवस्था लाया था कौन? मेटरनिख। ठीक है, ये चीज था, बहुत अजीब इंसान था। आगे देखिए,
इसने स्कूलों पे और कॉलेजों पर निगरानी रखवा दिया। बोला कि देखो, हमेशा जानते हैं हर क्लास में स्टूडेंट के साथ है एक बड़ा इंसान क्लास में बैठा करता था जो देखता था कि स्कूल में टीचर बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, कहीं ने राजा के खिलाफ नहीं ना कुछ बोल रहे हैं, ऐसा चीज था। ठीक है, तो स्कूलों और कॉलेजों पर निगरानी रखा गया। पूर्णतः मेटरनिख कामयाब नहीं हो पाया, कितना भी कोशिश किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि सर टीचर जानते हैं क्रांतिकारी के समान होता था। ठीक है, और जान लीजिए टीचर जानते हैं जब वो व्यक्ति नहीं होता था क्लास में तो चुपके से किसी भी बच्चा को कुछ ना कुछ बात ऐसा बताता था जो राजा के खिलाफ ही होता था। इसलिए मेटरनिख इतना कोशिश किया फिर भी समझिएगा इसका काम ये कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, और अब बताते हैं यहां पर देखिए सर, इटली में समझिएगा एक व्यक्ति जिसका नाम है मेजनी। क्या नाम है? मेजनी। इटली में कौन था? मेजनी। फ्रांस में कौन था बताइए? फ्रांस में अभी पढ़ा है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। इटली में जिसका नाम है मेजनी, इसने जानते एक संगठन में जुड़ा, एक संगठन को बनाया भी, उसी का नाम है यंग इटली। क्या नाम है? यंग इटली। इसका का नाम है क्या कि ऑस्ट्रिया का जो राजा चांसलर है इसका नाम है मेटरनिख है। हमारे इटली को छोटे छोटे भागों में कर दिया, हम लोग कब तक बट कर रहेंगे, इसलिए एक होना बहुत जरूरी है। और इसने युवाओं का एक ग्रुप बनाया और वह ग्रुप को कहा गया यंग इटली। क्या कहा गया? यंग इटली, है ना। और बाद में पता है यही मेटरनिख यंग यूरोप के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाएगा। एक दो संस्था बनाया, एक है यंग इटली, एक का नाम है यंग यूरोप। ठीक है, और एक उग्र संगठन था, एक उग्र संस्था था, उसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम है? कार्बोनरी। ये तीनों का तीनों ग्रुप में शामिल हो गया। कौन बताइए? मेजनी। किस देश से था? इटली। और बताइए किसको खत्म करने के लिए? तो मेटरनिख को खत्म करने के लिए, क्योंकि इटली को बर्बाद किया कौन था बताइए? मेटरनिख का बर्बाद किया था। आगे देखिए 1848 का जब समय आता है तो वियना के, समझिएगा वियना के खुले संघर्ष के बाद त्यागपत्र देकर इंग्लैंड भाग गया। कौन? मेटरनिख। मेटरनिख समझिएगा, जब जानते हैं मेटरनिख हर वो कोशिश किया कि हमारे इशारों पर कहीं ना कहीं सब देश चले, लेकिन अंततः उसको समझ में आया कि अब हमारे खिलाफ ही लोग हैं। ठीक है, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है, और उसे एहसास हुआ कि अब हम मरने वाले हैं। तो हमेशा हमेशा के लिए 1848 में सर समझिएगा ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड चला गया सर, यहां ऑस्ट्रिया को छोड़कर। आगे देखिए, अब बताते हैं कि सर ऐसा क्या हुआ था जिस समय कहीं ना कहीं ये जो मेटरनिख है सर यहां से इसको भागना पड़ा। ठीक है, तो क्रांतिकारियों का एक दौर शुरू हुआ जो हुआ 1830 से 1848 के बीच में हुआ। ठीक है, और यह दौर 1830 से 1848 में हुआ, और 18 साल में इतना ज्यादा संघर्ष मेटरनिख को करना पड़ा कि मेटरनिख यहाँ टिक नहीं पाया, और फाइनली 1818 में समझिएगा सर यह हमेशा हमेशा के लिए कहाँ भाग गया? इंग्लैंड में। तो ऐसा क्या काम हुआ था इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो अब बताते हैं एक क्रांति हुआ था, उसका नाम है फ्रांस की जुलाई की क्रांति। क्या नाम है? फ्रांस की जुलाई क्रांति। ठीक है, और जान लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जानते हैं वहां का राजा बनता कौन? नेपोलियन लुई 18वां। कौन बना? लुई 18वां। पहले बना कौन था? लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां, जो अत्याचारी था, लेकिन ये थोड़ा ठीक ठाक था, इसी के खानदान का था लेकिन ठीक ठाक था। लुई 18वां। ठीक है, लुई 18वां प्रतिक्रियावादी में सुधारवादी में तालमेल कहीं ना कहीं बैठाया था। ठीक है, लुई 18वां प्रतिक्रियावादी के सुधारवादियों में कहीं ना कहीं तालमेल बैठाया था। इसका मतलब क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक देखिए लुई 18वां जो था ये प्रतिक्रियावादियों में सुधारवादियों का तालमेल रखता था। इसका कहा नाम क्या है कि इतना भी शासन, देखो शासन करो लेकिन जनता के सपोर्ट के अनुसार शासन करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जनता के मतलब विरोध में कहीं ना कहीं शासन करो, तो ये चलने वाला नहीं था। तो इसलिए जानते हैं प्रतिक्रियावादियों में सुधारवादियों मतलब कहता क्या था कि हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई आ रहा है, तो क्यों आ रहा है पहले इसके बारे में तुम जानो। ठीक है, तभी जाकर कहीं ना कहीं तालमेल बैठेगा। ठीक है, तो ये अच्छा काम किया है ना। संवैधानिक सुधारों की घोषणा करता था, कहता क्या था कि जनता
जो चाहेगा वही चीज हम कर पाएंगे, ठीक है। और लेकिन किस्मत बड़ी खराब था, 1824 में जानते हैं इसका मृत्यु हो गया। लेकिन जैसे ही इसका मृत्यु होता है, लुई को नाम क्या था, लुई 18वां, ठीक है, लुई 16वां पहले मर गया था और लुई 18वां राजा बना था, लेकिन उससे अच्छा था। लेकिन जैसे 1824 में इसका मृत्यु होता है तो मरने का, अच्छा सब कहानी कहाँ के बारे में पढ़ा रहे हैं, फ्रांस के बारे में, ठीक है। देखिए जैसे 1824 में इसका मृत्यु होता है तो चार्ल्स दसम नाम का एक व्यक्ति राजा बनता है। कौन सा व्यक्ति नाम बनता है, चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम एकदम अत्याचारी, लुई 16वां से भी खराब इंसान था, उसका नाम था चार्ल्स दसम, ठीक है, राजा बनता है। अब देखिए बताते हैं, चार्ल्स दसम स्वेच्छाचारी और क्या था, निरंकुश था, और यह चर्च और कुलीनों को ताकत दे दिया। बोला क्या कि चर्च में कहीं ना कहीं सभी चर्च के जो हेड व्यक्ति होते थे उसको नाम बोलते थे पादरी या फादर, क्या कहते थे, फादर, ठीक है। समझिएगा कि सर चर्च के जो हेड व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं पादरी या फादर कहा जाता है। और कुलीन मतलब अमीर लोगों को ताकत दे दिया, बोला कि जनता को जनता के ऊपर तुम शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है। यह उदारवादियों का दमन किया, बोला क्या कि जो लोग हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा उस सबको खत्म करेंगे। यह अखबार भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला कि अखबार में वही छपेगा जो हम चाहेंगे, भाषण मतलब हमारे खिलाफ कभी होना नहीं चाहिए, ठीक है। और 1830 में लिखा हुआ है कि सर एक व्यक्ति को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, कौन सा राजा, चार्ल्स दसम। और जान लीजिए चार्ल्स दसम एक व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री बनाते हैं उस व्यक्ति का नाम है पोलिगनेक, क्या नाम है, पोलिगनेक। सर यह जो प्रधानमंत्री है यह राजा से भी सबसे खराब इंसान था, है ना, मतलब बहुत ज्यादा अत्याचारी था, है ना। इसके खिलाफ, इसके पास कोई अगर बोल दे तो उसको सीधे जानता तलवारों से काट दिया करता था, ये चीज था, ठीक है। जब इतना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा था और बहुत भयानक कहीं ना कहीं फ्रांस का आंदोलन, फ्रांस में जानते हैं बहुत कुछ हो रहा था। और देखिए फ्रांस में सब कुछ शुरुआत में खराब था, तो चार्ल्स कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा किया। जब नेपोलियन बोनापार्ट चला गया तो चार्ल्स फिर राजा बनता है, लुई 18वां, वो ठीक ठाक काम किया। लेकिन उसके मरने के बाद समझिए चार्ल्स दसम जब राजा बनता है तो जानते हैं कहीं ना कहीं पूरा फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हुआ जो कहीं ना कहीं बोला कि अब राजा को हटा देना है तो हटा देना, ठीक है। और देखिए 1825 जुलाई को 4 अध्यादेश, 4 नियम कानून ऐसा मतलब पारित हो रहा था जिसमें गरीबों का कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल भी फायदा नहीं था, ये अमीरों का और चर्च को ज्यादा फायदा था, ठीक है। और छब इसीलिए जानते हैं पूरा फ्रांस का जनता सोचा क्या कि ऐसी कहीं ना कहीं अध्यादेश या नियम कानून पारित होना नहीं चाहिए। इसीलिए अगले ही दिन 26 जुलाई को फ्रांस में विद्रोह हो गया, विद्यार्थी हड़ताल पे चले गए, किसान हड़ताल पे चले गए, सैनिक जानते सब के सब हड़ताल पे चले गए। और ये सब जब कुछ हो रहा था सब राजा के खिलाफ हो रहा था और करवाने वाला एक लीडर था, उस व्यक्ति का नाम है लफायते। क्या नाम था, लफायते, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्हीं के देख रेख में फ्रांस में सारा चीज हो रहा था, विद्रोह हो रहा था। विद्रोह में कौन कौन शामिल थे, तो किसान थे, विद्यार्थी थे, सैनिक थे, ये सब थे। आगे देखिए, फिर देखिए 27-29 तक यह संघर्ष क्या हुआ, गौरवशाली बन गया। और 3 दिन तक पूरे पेरिस में दिन और रात, समझिएगा वहां पर क्या हुआ, आंदोलन हुआ। और आंदोलन इतना ज्यादा हो गया कि अब वहां का पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, तो पेरिस में जो राजा बना था जिसका नाम था चार्ल्स दसम, इसको एहसास हुआ कि अगर जान बचाकर यहां से नहीं गए तो कन्फर्म है कि इनकी जो जनता है, फ्रांस की जो जनता है, ठीक है, जो मसाल लेकर आए हुए हैं उसी मसाल से हमें जला देंगे। और फाइनली समझिए 31 जुलाई को यह चार्ल्स दसम जानते हैं कहां भाग गया, इंग्लैंड में। देखिएगा कोई भी राजा बनता है ना, सब भागे कहां, तो इंग्लैंड में, ये चीज था, ठीक है। आगे देखिए, अब बताइए कौन सी क्रांति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, बताइए, तो जुलाई की क्रांति। कौन सी क्रांति, जुलाई की क्रांति, ठीक है। और जुलाई की क्रांति का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा सर, वह कहां पे पड़ा बताइए, फ्रांस में। और फ्रांस में जानते हैं 3 दिन तक ये आंदोलन चला, है ना। और फ्रांस की राजधानी कहां, पेरिस में। और फाइनली चार्ल्स दसम यहां से भाग गया। जैसे ही चार्ल्स दसम यहां से भागता है तो राजा बनता है लुई फिलिप। कौन बनता है, लुई फिलिप, जो किस वंश का था, आर्ले वंश का। कौन सा था बताइए, आर्ले वंश का, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि सर ये लेकिन ठीक ठाक था, ये जनताओं को बात को समझा करता, ठीक है। अब पढ़ना है सर जुलाई की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा अन्य देशों पे, तो जान लीजिए सर ये सारा घटना किस महादेश में हो रहा था, यूरोप महादेश में। और वह किस देश में हो रहा था, फ्रांस में। किस देश में हो रहा था, फ्रांस में, ठीक है। तो जब फ्रांस में घटना हुआ, अच्छा ये पूरे दुनिया को पता चल गया कि फ्रांस कैसा देश है, जब चाहता है राजा को भगा देता है।
है ना। आप याद करिए सर लुई 16वां को हटा दिया, आप याद करिए चार्ल्स 10 को हटा दिया, ठीक है। तो जानते इससे सीख मिला सभी देशों को, और सोचा क्या कि जब फ्रांस का जनता एक होकर सभी देशों को राजाओं को हटा सकता है, या फ्रांस का जनता सभी मिलकर एक देश के राजा को या फ्रांस अपने राजा को हटा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं हटाएंगे। और यह जानते हैं उदाहरण हर देशों में देखा गया, और यही नतीजा निकला क्या कि यूरोप में जितने देश थे जहां मतलब तानाशाही राजा चला मतलब रहा करते थे, ठीक है, वो सारे के सारे जानते हैं तानाशाही उनका खत्म हो गया और फाइनली राजा को भागना पड़ा। और नियम भी तो होता है कि जिस देश में जनता एक तरफ हो जाती है राजा को वहां से भागना पड़ता है। देखिए नतीजा क्या निकला सर, नतीजा इतना भयानक निकला कि सोचिए आंदोलन हुआ फ्रांस में, जीत हुआ फ्रांस में, और इसका प्रभाव किसी और देश में पड़ा, ठीक है। तो लिखा हुआ फ्रांस के अलावा अन्य राष्ट्रों पर प्रभाव क्रांति के मार्ग है ना। जब फ्रांस देखिए अन्य देशों में कहीं ना कहीं क्या हुआ, देखिए एक बार फिर समझिए, फ्रांस के अलावा अन्य देशों में कहीं ना कहीं क्रांति का प्रभाव पड़ गया, ठीक है। और इसी का उदाहरण से हर वो देश जानते हैं कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ होना शुरू हो गया। और एक स्टेटमेंट है बड़ी फेमस है, वह स्टेटमेंट मेटरनिक ने दिया था। अच्छा मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो मेटरनिक ने कहा था क्या कि जब फ्रांस छींकता है, सर्दी को हम जुकाम जानते होंगे, ठीक है, तो कहता क्या था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी पूरे यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता। मतलब पूरे यूरोप जो है वो डिपेंड किस पे है, फ्रांस पे। फ्रांस अगर थोड़ा सा खोंक दिया तो जानते सर्दी जुकाम पूरे के पूरे यूरोप महादेश में हो जाता है। अब फ्रांस थोड़ा सा राजा किसी राजा को हटा दिया तो ये प्रभाव पूरे के पूरे यूरोप महादेश में देखा जाता है। तो क्या यूरोप महादेश में कोई और तानाशाही राज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यह स्टेटमेंट किसका था बताइए, तो यह स्टेटमेंट था मेटरनिक का। किसका था बताइए, मेटरनिक का, ठीक है। आगे देखिए और बताते हैं, जब फ्रांस की क्रांति हुआ वहां के राजा जब भाग गए तो प्रभाव क्या पड़ा स्पेन में। सुनिए स्पेन में एक राजा जिसका नाम था फर्डिनेंड, क्या नाम है, फर्डिनेंड। ये भी व्यक्ति थे स्पेन में जानते हैं अपना मनमानी क्या करते थे, निरंकुश थे, दानाशाही थे। जब स्पेन को पता चला कि जब फ्रांस अपने राजा को हटा सकता है तो हम क्यों नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। और यही हुआ कि स्पेन के जो राजा जिनका नाम है फर्डिनेंड, ठीक है, इनके विद्रोह आंदोलन हुआ और फाइनली नतीजा यह निकला कि इनको भी जानते हैं स्पेन छोड़कर भागना पड़ा। देख रहे हैं ना, फ्रांस में कुछ हुआ कहानी, इसका रिजल्ट कहीं और देखा जा रहा है, ठीक है। इसका का नाम क्या था कि जब वहां फ्रांस में अपने राजा को लोग हटा सकता है तो हम भी हटा सकते हैं, ठीक है। नतीजा यह निकला कि जनता को सुधार मिला, जो चाहा वही मिला, ठीक है। फिर पुर्तगाल की बात कहा जाए, यहां पर समझे मिगुएल के विरोध जानते हैं आंदोलन हुआ। यहाँ पे एक वंश है, इसका नाम है मिगुएल, इसमें भी राजा अच्छा होता नहीं था और यह पुर्तगाल देश में था। और समझिएगा नतीजा यह निकला कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, है ना, जनता का शासन आ गया, ठीक है। सोचिए ये सर हुआ पहले कहां, फ्रांस में, और प्रभाव पड़ा सभी देशों में, ये चीज था, ठीक है। देखिए एक और है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की बात कहा जाए, वहां पर सुधार में मांग हुआ, बोला कि आप हमारी बातों को मानिए, जनता को बात को मानिए, नहीं मानिएगा तो कन्फर्म है कि हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाएगी तो हम आपको हटा देंगे, राजा के पद से हटा देंगे, ठीक है। और नतीजा यह निकला कि मांगे क्या गए, रखी गए। तो इससे आप क्या सीखें, सोचिए तब तो कहा गया ना कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी पूरे यूरोप महादेश को सर्दी और जुकाम हो जाता है, ठीक है। ये बात किसने कहा था, मेटरनिक ने। और मेटरनिक युग कब हुआ था बताए थे, 1815 से 1843 के बीच में हुआ था। और यह जो हम क्रांति पर है इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो पहला चैप्टर था, ठीक है। और पहला चैप्टर आपका यहीं खत्म हो जाता है। और देखिए इसका प्रभाव पूरा पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना, तो ये प्रभाव पड़ा, है ना। नेपोलियन के बारे में आपको पढ़ा ही दिए हैं, ये चीज था। तो बताइए सर यहाँ पे मतलब आंदोलन हुआ। अच्छा बताइए सबसे पहली बार अगर राष्ट्रवाद का नाम हुआ तो हुआ कहाँ, तो फ्रांस में हुआ। और उसका नतीजा यह निकला कि फ्रांस में सर ये सारा चीज हुआ, उसके चक्कर में पूरा का पूरा यूरोप सुधर गया। समझ में आ गया। तो पहला चैप्टर छोटा ही चैप्टर था, उम्मीद करते कि ये बात समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे सेकंड चैप्टर से थर्ड नंबर चैप्टर से, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारा चीज करवा देंगे। बस थोड़ा थोड़ा समय दे दे कर, ठीक है। आप कहीं ना कहीं पढ़ाई करिए, बाकी सब हम आपको करवाते चलेंगे, है ना। तब तक के लिए